तुम में सब्र नहीं है क्या? क्या मुझसे बेइज्जत होने के लिए फिर मेरे सामने आ गए इतने दिन बाद? सुन लो, कोई बोल रहा है ना, बड़ा आदमी, एक बड़ा आदमी आलिम बोल रहा है तो चुपचाप सुनो, कुछ सीख के जाओ यहाँ से, ना कि जाहिल मौलाना करें। आई बात समझ में? और अंसार रजा इसी तरह का एक जाहिल मौलाना है। तुम लोग नंगे हो गए हो, नंगे, और तुम्हारे लिए ये लेके आया हूँ केले का पत्ता, और इसमें मैंने बना दिए छेद। अपने प्रधानमंत्री से कहो ये केले का पत्ता लपेटे और जाके यूनाइटेड नेशन के बाहर सीढ़ियों पर बैठे। हिसाब तुम्हारा होगा पर वक्त तुम्हारा नहीं होगा। जाहिल हो, इसीलिए जाहिल कहलाते हो तुम लोग। पता नहीं है कब बोलना है, क्या बोलना है। घर वालों ने हिजाब पहनना तो सिखा दिया, ये नहीं सिखाया तो दूसरा आदमी बात करे तो बीच में नहीं बोलते। सांस की हवा से तुम्हारे हिसाब से वो हिजाबन प्रेग्नेंट हो जाएगी, सांस की हवा से। तुम्हारा बैरिस्टर जाहिल, तुम्हारा तकरीर करने वाला डॉक्टर जाकिर जाहिल, तुम्हारे मौलाना जाहिल। कोई बात नहीं, जाहिलों की मंडली बना लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि किसी पुलिस वाले पर गोली चलाने से पहले अपराधी के हाथ कांपने चाहिए। उन्होंने यूं करके दिखाया अभी कि कैसे कांपने। टिकट देने वक्त उनके हाथ भी यूं कांपने चाहिए। यही आदमी बैठ के बोलना तो डिबेट की तमीज नहीं है, और ये सड़क छाप आदमी हमेशा बीच में बोलता है। किस बात में? बस आगे बढ़ हेलो दोस्तों, आइए आज आपको न्यूज चैनलों में होने वाली डिबेट्स में रिजवान अहमद द्वारा पढ़े लिखे जाहिलों की कुटाई और छिलाई के कुछ मोमेंट दिखाते हैं। और रिजवान अहमद जब भी किसी जाहिल को छीलते हैं तो बहुत प्यार, फैक्ट और लॉजिक के साथ, जिसे देख आपका दिल खुश हो जाएगा, जिसके बाद सामने वाला ऐसे बौखलाता है कि मजा ही आ जाता है। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। देखिए, वक्फ बिल का विरोध कर रहे अंसार रजा को डॉक्टर रिजवान ने कैसा पेला, और आप ज्यादा फोकस रजा के चेहरे पर कीजिए। अभी अंसार रजा साहब ने बोला रूबिका कि वक्त में मुसलमान मौलाना और आलिम जुड़े होने चाहिए जो कौम के रहनुमा हैं, और कोई बाहर वाला इसका हिस्सा ना बने। यही बोला जितना मैंने सुना है। ये रूबिका कौन से मौलाना इसमें जुड़ने चाहिए जो कहते हैं शाहबानों को 300 रुपए महीना भी नहीं मिलना चाहिए? ये अंसार रजा उन्हीं मौलानाओं की बात कर रहे हैं जो कहते हैं सायरा बानों को तलाक बिद्दत दे दी, वो इस्लामी नजरिए से जायज है। अरे वही मौलाना यार तुम वक्फ में जोड़ना चाहते हो? वाह 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 अंसार रजा। मेरे भाई, जब सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन पढ़ोगे आप उनको बताइए। अरे जिसका भी लिया यार, सुन तो लो, तुम्हें सब्र नहीं है क्या? नहीं आता। अरे तुम्हें सब्र नहीं है क्या? क्या मुझसे बेइज्जत होने के लिए फिर मेरे सामने आ गए इतने दिन बाद? अरे सब्र रखो, तुम इतना बकबक कर रहे थे, मैं चुप था यार। क्या हो रहा है ये? हैं? सुन लो, कोई बोल रहा है ना, बड़ा आदमी, एक बड़ा आदमी आलिम बोल रहा है तो चुपचाप सुनो, कुछ सीख के जाओ यहाँ से। जब भी रूबिका सुप्रीम कोर्ट ने कुरान शरीफ का तर्जुमा किया है, वो मुसलमान मौलानाओं से बेहतर किया है, और सुप्रीम कोर्ट के जज सब हिंदू थे। तो मौलाना रजा, पहले तुम ये कहो कि वक्फ बोर्ड की स्क्रूटनी सुप्रीम कोर्ट के हिंदू करेंगे, ना कि जाहिल मौलाना करेंगे। आई बात समझ में? फिर जाहिल मौलाना। संविधान निकले। अरे भाई, आप ये कह पाएंगे कि जाहिल किसी और के धर्म? रूबिका जी, क्या है ये सब? रजा साहब रुकिए, ये सब क्या है बताइए। अरे रुकिए ना, बात कर रही हूँ मैं। आप बताइए कि जाहिल मौलाना क्या होता है? क्या होता है भाई? जाहिल मौलाना क्या होता है? हिब्रू में थोड़ी पूछ रही हूँ। अपने मौलाना को जाहिल कहलवा देंगे अपने चैनल पे बैठ करके? पूछिए रूबिका। हेलो, हाँ सुन रहे हैं आपको। जाहिल मौलाना कौन होता है, ये सवाल पूछा ना। जाहिल मौलाना वो होता है जो कहता है शाहबानों को 300 रुपए महीना ना दो। जाहिल मौलाना वो होता है जो कहता है तलाक बिद्दत जायज है, और अंसार रजा इसी तरह का एक जाहिल मौलाना है। अरे यार, आप बैठकर आप किसी को थोड़ी वापस वही काम करें, कैरेक्टर असैसिनेशन। अरे तो मौलाना अंसार रजा आप जवाब दीजिए। नहीं अंसार रजा साहब सीधे तौर पर ये सवाल पूछ रही है। मैंने वैसे गवारों से डिबेट नहीं करता, मुझे पता होता कि जैसे बदतमीज आपके चैनल पे आ रहे हैं, और आपके चैनल वालों ने ये बहुत गलत किया मेरे साथ, इसीलिए आपके शो में नहीं आता हूँ। इसी प्रकार AIM की प्रवक्ता साजिया फलक, जो स्कूल ड्रेस में हिजाब को शामिल करने और मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनना अलाउ करने के पक्ष में, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, संविधान और शरीयत की दुहाई दे रही थी। इसके बाद रिजवान अहमद ने कितने प्यार से धोया, देखिए। बहुत तंते और अकड़ते थे जिनकी पतंग फट गई और कट गई, उनको भी शुभकामनाएं। पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे एक बात अमन भाई समझ में नहीं आती, इतनी बेइज्जती और इतनी जिल्लत उठाने के बाद, इतना अकड़ना और बेबुनियादी बातें करने के बाद, ये लोग हाई कोर्ट में मुंह की खाकर फिर से डिबेट में आ कैसे जाते हैं? या तो ये लोग बहुत बेहद बेशरम हैं, या इन लोगों को यही नहीं पता कि बेइज्जती होती क्या है। दूसरी बात,
शहजाद भाई, आपसे एक शिकायत है। आपने बहन फलक की फोटो दिखाई बिना हिजाब के कराटे करते हुए। अरे शहजाद भाई, कभी कभी कराटे बिना हिजाब के करने पड़ते हैं, कोई बात नहीं। जरा ये देखिए फलक की पार्टी की फोटोआं, पार्टी की देखो शहजाद, पार्टी की देखो। ये देखो, ये देखो, ये जो आज हिजाब पहन रखा है, ये जुल्फे लहरा रही हैं। ये देखो शहजाद, देखो भाई, क्या बात करते हो? शहजाद और रिजवान, आप लोग बार बार कोई असल मुद्दे पे बात करो ना भाई। मैं बहुत बार जो बोल चुकी हूँ नेशनल मीडिया पे, मैं पहले हिजाब नहीं करती थी, अब करती हूँ। आप हंस रहे हो, फ्लावर दिख रहे हो, आप जोकर दिख रहे हो, जोकर जोकर। मैं पहले नहीं पहनती थी, अब पहनती हूँ। मैंने कराटे नहीं छोड़ा, मैं आगे भी देश को रिप्रेजेंट करूंगी, देश के लिए जीतूंगी, पूरी कोशिश करूंगी जीतने के लिए। और हिजाब पहन के, हिजाब पहन के क्योंकि एसेंशियल है, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन की तरफ से अलाउड है, स्कूल्स में क्यों नहीं? बहुत सारे स्पोर्ट्स में अलाउड है, बहुत सारे स्पोर्ट्स में अलाउड है। ये बहरूपिये हैं, ये नौटकबाज हैं, ये नाटकबाज हैं, जो पार्टी में जाते हैं बिना हिजाब के और टीवी में आके बैठ के हिजाब पहनते हैं और मुसलमानों को भड़काती हैं ये लड़कियां। ये नाटकबाज हैं। कितने बार क्लियर करना चाहिए, कितने बार क्लियर करूं? समझ नहीं आता। खाते हो, घास खाते हो क्या? घास खाते हो, समझ नहीं आता। कितने बार क्लियर करूं? चुप तुम चुप। इस बात करने की तमीज नहीं है औरतों से, बात करने की तमीज नहीं है बेशरम। चुप रहिए। जब औरतें नाटकबाजी करने लगे तो उनके साथ तमीज से बात नहीं करी जाती। तुम्हारी और आपकी मर्जी, आप पहनना रिजवान मेरा नाम है। अरे फलक बाजी, रिजवान मेरा नाम है, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, तमीज सीखो। जब तक ये तब तक वो मुसलमानों के खिलाफ अरे तमीज सीखो ना। अरे बाजी तमीज सीखो। अरे बाजी तमीज सीखो, मैं बोल रहा हूँ ना। मुसलमानों के खिलाफ इस्लाम अरे जब तुम बोल रहे थे तो मैं बोल रहा था क्या? अरे जब तुम बोल रही थी मैं बोल रहा था क्या बाजी? मुसलमानों के खिलाफ बोलता है। अरे जो तुम बोल रही थी तो मैं बोल रहा था क्या? अरे जब तुम बोल रही थी मैं बोल रहा था क्या बाजी? ये बताओ, तुम्हारे घर वालों ने हिजाब की तमीज सिखा दी, पर कब बोलना है कब नहीं बोलना ये नहीं सिखाया। सबसे पहले ये सिखाना चाहिए था तुम्हारे घर वालों को, जो मेरे घर वालों ने सिखाया कि अगर फलक बोलेंगे तो रिजवान बीच में नहीं बोलेगा। मुझे बताए, आप सर्टिफिकेट मत दीजिए। ठीक ठीक, अरे हिसाब तुम्हारा होगा पर वक्त तुम्हारा नहीं होगा। जाहिल हो, इसीलिए जाहिल कहलाते हो तुम लोग। पता नहीं है कब बोलना है क्या बोलना है। घर वालों ने हिजाब पहनना तो सिखा दिया, ये नहीं सिखाया तो दूसरा आदमी बात करे तो बीच में नहीं बोलता। अब इस डिबेट में माजिद हैदरी लव जिहाद के समर्थन में ज्ञान दे रहे थे कि हिंदुस्तान में सभी धर्मों में प्यार मोहब्बत होना चाहिए और कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से प्यार कर उसे अपने धर्म में अपना लेता है तो इससे आपसी सौहार्द बढ़ेगा। इसके बाद रिजवान अहमद ने कैसे माजिद हैदरी की सच्चाई सबके सामने लाई, देखिए। अब आगे चलते हैं। देखिए, जो इन्होंने शेर पढ़ा कि हिंदू मुसलमान में मोहब्बत चाहिए, तो आज सारे पैनलिस्ट यही कहेंगे कि मोहब्बत होनी चाहिए। तो भाई बड़ी अच्छी बात है। मैं तो ऐलान कर देता हूं मुसलमान लड़कियों से कि अगर तुम्हें कोई हिंदू लड़का पसंद आए तो मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, उससे मोहब्बत करो, उसके साथ साथ फेरे लो और जिंदगी उसके साथ बिताओ। बड़ी चैन से बीतेगी। शर्म 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 शर्म, रिजवान भाई थोड़ी शर्म कीजिए। हद कर दी आपने, आज धज्जियां उड़ा दी, अपने ईमान की धज्जियां उड़ा दी आपने, आज अपने ईमान की। ये आप मुसलमान अपने आप को कहते हैं ना। ये औकात मैंने पूरे देश को एक सवाल में बता दी। अगर आपको इतनी परेशानी पूरी तेरी औकात पूरे देश को एक सवाल में बता दी। एक सवाल में तेरी क्या औकात है, तेरी क्या औकात है, देख मैंने बता दिया पूरे देश को। अब सुन ले, अब सुन अरे पसंद कर गई यार। अरे तेरा धागा खुल गया, तेरा धागा खोल दिया मैंने। एक मिनट, अब सुनिए। अब जो शेर पढ़ा गया था शुरू में, उसकी तो धज्जियां उड़ गई मोहब्बत को लेकर। और इसी डिबेट में माजिद ने बोला उत्तराखंड की खबर पर कि कैसे कोई अगर हिंदू लड़की मुसलमान से शादी करेगी आप उसको रोक सकते हैं कि वो इस्लाम ना कबूले। अभी बोला इस पे 5 मिनट पहले। और मेरी बात में तेरी औकात सामने आ गई कि तू भले घने में टाई पहन ले, तेरे दिमाग में ऊंचा पजामा था, है और रहेगा। इस डिबेट में वारिस पठान वक्फ बिल का विरोध कर रहा था और इस्लाम को खतरे में, और इस बिल को मुसलमानों के साथ अन्याय बता रहा, जिस पर रिजवान अहमद ने पठान का मुंह लाल कर दिया। बंद तो गलत तो किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन वक्फ का एक्ट जो है उसको लेकर जब सरकार उसमें एक बदलाव की बात कर रही है तो उसको लेकर बवाल क्यों मच रहा है? क्या हक मारा जा रहा है आप लोगों को, आपको लग रहा है? जी शुक्रिया। जैन वंदे मातरम। देख लीजिएगा बीच में कोई ना बोले। जी कोई। पहली चीज, अमीश भाई बहुत डायलॉग सुने, कोई इस्लाम का, ये इस्लाम का मैटर है, कुरान का मैटर है, फलाना है और कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। आज बहस भी देख रहा था। ये बताइए अमीश जी, ये जो बिल आया था, ये एक्ट जो बना था, ये 1955 में वक्फ एक्ट बना था। बड़ा मासूम सा सवाल है, 1955 में ये वक्फ एक्ट बना था। सरकार ने इसमें छेड़छाड़ 1995 में भी करी, अमेंडमेंट लेके आई। सरकार ने इसमें छेड़छाड़ 2013 में भी की, अमेंडमेंट लेके आई। यार जब 1995 में और 2013 में सरकार छेड़छाड़ कर रही थी तब तो इस्लाम खतरे में नहीं आया था, तब तो कुरान खतरे में नहीं आया था। वो अमीश इस बारे नहीं आया था क्योंकि वो छेड़छाड़ के दम पर जमीन के लुटेरों को फायदा हो रहा था।
अगर इस्लाम खतरे में था तो 1995 में अमेंडमेंट का प्रोटेस्ट करते ना, जैसे आज कर रहे हो। लेकिन जहां पर तुम्हारा फायदा हो रहा था तुम अमेंडमेंट के लिए चुप रहे, जहां तुम्हारा नुकसान हो रहा है तुम कह रहे हो इस्लाम खतरे में है। यह है लोगों का दोहरा चेहरा, पहली चीज। दूसरी बात, जमीन के लुटेरों से एक बात याद आई। मिस्टर जावेद अहमद है, ये मेरी बात नहीं है, इन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया है। ये वक्फ वेलफेयर सोसाइटी के फोरम के चेयरमैन है जावेद अहमद। ये पठान जाके उसको चेक कर लें। उन्होंने अपने परसों के इंटरव्यू में बताया है कि तेलंगाना में ओवैसी परिवार ने 3000 करोड़ की वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। ये मेरा बयान नहीं है, ये जावेद अहमद का बयान है। पोस्ट भी बता दिया और नाम भी बता दिया। दूसरी बात, अब तीसरी बात और अपनी बात खत्म करूंगा और मुझे यहां पर प्लीज आप लॉयर या एडवोकेट लिखा करिए। ये मुस्लिम स्कॉलर और मुस्लिम धर्म गुरु की देश में कोई इज्जत नहीं रह गई है, तो आप एडवोकेट। इसी प्रकार एक डिबेट में शोएब जमई जो अखंड जाहिल और देश का दुश्मन है, इसे एंकर ने पूछा कि आपके लिए देश पहले है कि कुरान। तब शोएब जमई ने कहा कि पहले कुरान है। इस पर रिजवान अहमद ने अपनी बातों के जूते से कूट कर जमई के मुंह में बवासीर कर दिया। मैं आपसे पूछता हूँ बहुत शालीनता के साथ, पहले संविधान या कुरान? कुरान पहले आपके लिए क्या है? कुरान। कुरान। जिनके लिए कुरान पहले, वो तो कौन कहता है इस देश में कि ये संविधान से बंधे हुए हैं? ये देखिए, जूम कर लीजिए शोएब जमई का चेहरा। ये क्या? जिनके लिए धर्म पहले था सर शोएब भाई, वो चली गई ट्रेन 47 में, आपकी छूट गई। जिनका धर्म पहला, जिनके लिए देश पहले, वो यहाँ रुके हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद के लिए देश पहले है, एपीजे अब्दुल कलाम के लिए देश पहले, अब्दुल हमीद के लिए देश पहले है, आपके लिए धर्म पहले है। अमन जी, जिनके लिए धर्म पहले वो चले गए, नंबर 1। हमारे नंबर लिए 2, देश ही पहले है। जिनके लिए धर्म पहले है ना। अरे भाई अब तो मुझे बोल लिए, कुरान मेरी वे ऑफ लाइफ के लिए प्राइमरी, मतलब मेरे लिए इंस्पिरेशन है, और संविधान मेरे इस देश के अंदर मुझे किस कानून के तहत बंद के रहना चाहिए, वो मेरे लिए प्राइमरी इंस्पिरेशन है। सुनिए, फर्क समझिए। करूंगा पहले डॉक्टर रिजवान अहमद, फिर तारिक फतेह साहब आपका 1 मिनट, पहले 1 मिनट आपका डॉक्टर रिजवान अहमद। देखिए, ये बड़े ताज्जुब की बात है, कोई वाकई आपकी मजबूरी हो सकती है, एक गेस्ट की एक तमीज होती है, अतिथि देव भव होता है, कि ये बोलने के बाद भी कुरान पहले है। आपने इस आदमी को स्टूडियो में बिठा रखा है। अगर मैं एंकर होता इसे जूते मार के भगाता यहां से, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरे लिए वो ये बदतमीजी ऑडियो बंद है पीसीआर। अब ये गाली गलौज पे आप उतर आएंगे, दिखा दिया आपने अपने संस्कार, दिखा दिया ना आपने। नहीं बिल्कुल सही कह रहा हूं। ऑडियो बंद है पीसीआर। मैंने कहा अगर मैं होता तो कूट दिए जाओगे, मैं बता दे रहा हूं। गाली गलौज मत करिए भाई। अब पाकिस्तानी कमर चीमा जो कहता है कि भारत में मुसलमान पर जुल्म हो रहे हैं, इस्लाम खतरे में है और भारत के मुसलमानों के लिए अपनी सहानुभूति दिखाता है, और कहता है कि मोदी सरकार कश्मीर भी हड़पना चाहता है और कश्मीरियों पर भी जुल्म कर रहे हैं। इस पर भारतीय मुसलमान होने के नाते रिजवान अहमद ने कमर चीमा की कमर तोड़ दी और भयंकर बेइज्जत कर भगा दिया। देखिए, होल्ड ऑन, भारत के मुसलमान वो भी हैं। रिजवान अहमद का मैं रुख करता हूं। रिजवान साहब, भारत के मुसलमान हैं आप, लेकिन ये कमर चीमा और इमरान खान प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो बात ऐसे कर रहे हैं जैसे वो मस्जिद में तकरीर दे रहे हैं, और वो भी हाफिज सईद के बगल में बैठकर। अमीश भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी यहाँ हमारे भारत के पैनलिस्ट हैं उनसे मैं कहूंगा पहले मेरी बात सुन ले। देखिए अमीश भाई, मुझे आज आपकी एक बात समझ नहीं आ रही है, बुरा ना मानिएगा। मुझे लगता है जैसे आपके सीने में दिल ही नहीं है, आप बेदिल इंसान हैं। अरे साहब, 70 साल से एक आदमी कश्मीर का ढोल बजा रहा था, उसकी खा रहा था, उसकी पी रहा था, उसकी पहन रहा था। हमारे बेदिल प्रधानमंत्री ने और बेदिल हमारे गृह मंत्री ने 70 सेकंड में उस पर पानी फेर दिया, भूखा मार दिया, कपड़े उतार दिए, नंगा कर दिया। अब क्या वो बोलेंगे नहीं पाकिस्तानी? आपके सीने में दिल ही नहीं है? चीमा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, हिंदुस्तान का मुसलमान। इस दुख की घड़ी में तुम लोग नंगे हो गए हो, नंगे, और तुम्हारे लिए ये लेके आए केले का पत्ता, और इसमें मैंने बना दिए छेद। अपने प्रधानमंत्री से कहो ये केले का पत्ता लपेटे और जाके यूनाइटेड नेशन के बाहर सीढ़ियों पर बैठे। ये हिंदुस्तान का मुसलमान का पैगाम है तुम्हारे लिए, और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं आज, मैं तुम्हारे साथ हूं। इंडिया के अंदर जिंदा रहने के लिए बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल इंडिया के अंदर मुसलमानों को जिंदा रहने के लिए क्या जतन करने पड़ते हैं? केले के पत्ते, फूल पेश करने पड़ते हैं बीजेपी को, आरएसएस के पांव को हाथ लगाने पड़ते हैं। भाई क्या करना पड़ता है आपको? आरएसएस के पांव को हाथ, बीजेपी का माफिया, केले के पत्ते, केले देने पड़ते हैं, क्या करना पड़ते हैं आपको? मुझे अफसोस हो रहा है। तुम लोग को नंगा कर दिया।
को नंगा करता है क्या? किसी को नंगा करता है क्या? इस डिबेट में एसपी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया यूपी में हुए उमेश पाल और उनकी सुरक्षा में लगे पुलिस वालों के हत्याकांड पर योगी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे और कह रहे थे कि कानून ऐसा होना चाहिए कि गुंडों के हाथ कांपने चाहिए किसी को मारने से पहले। फिर रिजवान अहमद ने बिना साबुन पानी के धो दिया और अखंड बेशरम अनुराग भदौरिया ने फिर अपनी कचरा करवा ली। पूरे देश के सामने देखिए, अपनी पत्नी को हिरासत में ले लिया है और खुद बरेली जेल में बंद है अशरफ, और किसके इशारे पर उमेश पाल हत्याकांड हुआ है मिट्टी में मिलाने का काम जारी है। एक्शन जोरदार हो रहा है, लेकिन माफियाओं के हाथ कांपने चाहिए पुलिस की पर गोली चलाने से पहले, ऐसा समाजवादी पार्टी के प्रखर वक्ता अनुराग भदौरिया का बड़ा बयान है। और सिलेक्टिव टारगेट नहीं होना चाहिए, ये कांग्रेस के नेता का बयान है। मैं सीधा रुख करता हूं रिजवान अहमद का, फिर मैं आपके पास आऊंगा पीस पार्टी के प्रवक्ता साहब के पास, शदाब चौहान जी के पास, लेकिन रिजवान अहमद हाथ कांपने चाहिए। जी हाँ, शुक्रिया। जैन वंदे मातरम। बहुत दिनों बाद अनुराग भाई की शक्ल देखी, अच्छा लगा देख के, उम्मीद है सेहत अच्छी होगी। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि किसी पुलिस वाले पर गोली चलाने से पहले अपराधी के हाथ कांपने चाहिए। उन्होंने यूं करके दिखाया कि कैसे कांपने चाहिए। पुलिस की हत्या एक आम कत्ल से बतौर अधिवक्ता उसको ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है, लेकिन एक शातिर अपराधी को, एक माफिया को लोकसभा का टिकट देने से भी पहले, उनके टिकट देने वक्त उनके हाथ भी यूं कांपने चाहिए। जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता के राष्ट्रीय अध्यक्ष के 2004 में अतीक अहमद को लोकसभा भेजने के लिए जो टिकट दिया था, तो उनके हाथ टिकट देते हुए नहीं कांपे थे। अगर उस दिन वो हाथ कांप गए होते तो शायद पुलिस वाले पर गोली चलती ना, और अगर चलती तो अपराधी के भी हाथ कांपते। अपराधी तो एक इंडिविजुअल है, उसे कानून का डर नहीं है, उसका क्या परिवार है, क्या बैकग्राउंड है, मौत से नहीं डरता है। अरे तुम तो एक राष्ट्रीय पार्टी के सम्मानित नेता हो, रक्षा मंत्री रह चुके हो, इतना बड़ा कद है। जब तुमको पॉलिटी और पॉलिटिक्स और तमीज नहीं है कि किसको टिकट देना है, तो उस अपराधी से क्यों उम्मीद करते हो कि उसके हाथ कांपे? नंबर पहली बात। दूसरी बात, एक फोटो आ गई अखिलेश यादव जी की अतीक अहमद के किसी गुर्गे के साथ, तो भाई बड़ा हल्ला मचा हुआ था। मैं कहता हूं उसमें हल्ला मचाने की क्या बात है? जब उस गुर्गे के सरदार को हमने लोकसभा भेज दिया, जब उस गुर्गे की सरदार की फोटो लोकसभा के न्याय के और लोकतंत्र के मंदिर पर खिंची हुई है, तो उसकी गुर्गे की फोटो किसी के भी साथ खिंच जाए तो क्या फर्क पड़ता है? दूसरी बात, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।